أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कल 20 फरवरी थी। ये दिन जमात में पेशगोई मुस्लिम मऊद के हवाले से जाना जाता है। इस दिन या इस हवाले से इन दिनों में आगे पीछे पेशगोई मुस्लिम मऊद के जमातों में जलसे भी होते हैं। ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक लंबी पेशगोई है जिसमें एक बेटे की पैदाइश और उसकी विशेषताओं का जिक्र है। 20 फरवरी 1886 ईस्वी को इसे इश्तिहार की सूरत में प्रकाशित किया गया। इस पेशगोई में लड़के की विशेषताओं के बारे में इल्हामी अल्फाज का एक हिस्सा इस तरह से है कि वो अत्यंत बुद्धिमान और समझदार होगा, और फिर कहा गया कि बाहरी और आंतरिक ज्ञान से भरपूर किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसके मुताबिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया जो इन विशेषताओं का धारक था, जिनका नाम हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद था, जिन्हें मुस्लिह मऊद भी कहा जाता है। जो बच्चे भी जमात की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, बड़े तो रखते ही हैं, इस पेशगोई से बखूबी आगाह हैं। अतफ़ाल में, ख़ुद्दाम में, हर जगह ही जलसे होते हैं, जैसा कि पेशगोई के अल्फाज हैं कि वो लड़का बाहरी और आंतरिक ज्ञान से भरपूर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया और ज्ञान से भरपूर किया। दुनियावी लिहाज से तो उनकी तालीम शायद प्राथमिक थी, बल्कि ये भी नहीं थी। हाँ, स्कूल जाते रहे, लेकिन इम्तिहानों में हज़रत मुस्लिम मऊद ने खुद लिखा है, बताया है कि कभी पास नहीं होते थे। दुनियावी विषयों में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे इल्मी, दीन और प्रशासनिक काम ऐसे ऐसे कराए हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी उनके सामने बच्चे लगते हैं। और आपका 52 साला दौरे खिलाफत इसका जीवंत प्रमाण है। उन्होंने दुनिया के विभिन्न विषयों पर अनगिनत तकरीरें की, लेख लिखे। दीन और कुरानी ज्ञान की तो कोई हद ही नहीं है। उन्होंने दुनियावी विषयों पर भी, देश की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी तकरीरें की, लेख लिखे। ऐतिहासिक संदर्भ में असाधारण स्तर के लेख लिखे और तकरीरें की। आर्थिक मामलों और दुनिया के विभिन्न सिस्टम, समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद के बारे में भी उनका विश्लेषण किया और एक तकरीर की जो बाद में किताब की सूरत में छपी। ये जमात के साहित्य में मौजूद है। यहाँ तक कि सैन्य मामलों, वैज्ञानिक और अकादमिक विषयों पर भी ज्ञान और परिचय की वो बातें बयान फरमाई कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। बहुत सी तकरीरें उन्होंने गैरों के सामने की और वे उनकी गहराई और ज्ञान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। हज़ारों पन्नों में ये लेख और तस्वीरें समाहित हैं। संक्षिप्त समय में उनकी पूरी तफसील बयान करना मुमकिन नहीं, बल्कि सिर्फ परिचय ही मुमकिन नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पेश करूँगा जो सिर्फ परिचय पर आधारित हैं। इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था, निज़ाम-ए-नौ, इस्लाम में मतभेदों की शुरुआत, ये विषय ऐसे हैं जिनका अक्सर जमात में जिक्र होता है। इनसे हटकर कुछ दूसरे विषय जो आम तौर पर लोगों के सामने नहीं आते, उनका परिचय मैं पेश करूँगा। आपने तुर्की का भविष्य और मुसलमानों का फ़र्ज के नाम से एक सलाह दी, इस पर टिप्पणी की, और ये 1919 की बात है, यानी आपकी खिलाफत के शुरुआती दौर की। इसका सार या परिचय ये है कि इत्तेहाद उम्मत के हर एक मौके से पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए हजूर ने ऐसे समय में जबकि तुर्की सरकार ख़तरे में थी, अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन करते हुए 18 सितंबर 1919 ईस्वी को ये किताब लिखी।
विभिन्न विचारों वाले मुसलमानों की एकता और एकत्रीकरण के लिए आपने ये मार्गदर्शक सिद्धांत बयान किया कि मेरे नज़दीक इस जलसे की बुनियाद सिर्फ ये होनी चाहिए। एक जलसा होना था, वहाँ तुर्की सरकार के हक़ में कि एक मुस्लिम कहलाने वाली सल्तनत को हटा देना या राज्यों का दर्जा देना, ये एक ऐसा कार्य है जिसे हर वो फ़िरका जो मुसलमान कहलाता है नापसंद करता है, और इसका ख़्याल भी उसे बुरा लगता है कि आपने ये भी फरमाया कि तुर्क सल्तनत और इस्लाम के केंद्र हिजाज़ के बारे में जो मेरी राय है वो इस तरह है। आप लिखते हैं कि अरब की गैरत एक राष्ट्रीय जोश महसूस कर रही है और उसकी स्वतंत्रता की नस धड़क रही है। 1300 साल के बाद अब वो फिर अपनी चारदीवारी का खुद मालिक बना है और अपनी उत्तम प्रशासनिक क्षमता और न्याय के ज़रिए उसने अपने हक को सिद्ध कर दिया है। इसके बारे में कोई नई योजना ना सफल हो सकती है, ना कोई समझदार इंसान इसे स्वीकार कर सकता है। तुर्की की भलाई के लिए आपने ये भी सलाह दी कि सिर्फ जलसों और व्याख्यानों से काम नहीं चलेगा, ना ही पैसा इकट्ठा करके विज्ञापन और पम्फलेट प्रकाशित करने से, बल्कि एक व्यवस्थित संघर्ष से जो दुनिया के सभी देशों में इस कार्य को पूरा करने के लिए किया जाए। ये युग ज्ञान का युग है। आप फरमाते हैं कि ये युग बौद्धिकता का युग है और लोग हर बात के लिए तर्क की मांग करते हैं। इसलिए इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए एक संगठित योजना होनी चाहिए। व्यर्थ कार्य करना बुद्धिमानों का काम नहीं। ये बात आज भी मुसलमानों को सोचनी चाहिए। ये तो सिर्फ तुर्की सरकार से संबंध रखता था उस समय, आज पहले से अधिक मुस्लिम दुनिया और अरब दुनिया को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि केवल नारे लगाने और सभाएं करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ द्वेष और पूर्वाग्रह के कारण को बताते हुए आपने फरमाया कि उनकी धारणाएं तुर्कों और इस्लाम के खिलाफ द्वेष और पूर्वाग्रह के कारण को बताते हुए आपने फरमाया कि उनके पूर्वजों से उनके दिलों में, यानी इस्लाम विरोधी लोगों के दिलों में, इस्लाम के बारे में इतनी नकारात्मक धारणाएं भर दी गई हैं कि वे इस्लाम को एक साधारण धर्म नहीं समझते, बल्कि एक ऐसी शिक्षा मानते हैं जो इंसान को इंसानियत से निकालकर जानवर, और वो भी हिंसक जानवर, बना देती है। इस्लाम के सिवा अन्य धर्मों से वे नफरत तो करते हैं, लेकिन इस्लाम से वे डरते हैं। यानी जो इस्लाम विरोधी लोग हैं वे इसकी उन्नति को सभ्यता और शालीनता के मार्ग में रुकावट ही नहीं समझते, बल्कि स्वयं मानवता के लिए इसे घातक मानते हैं। आजकल तो इस पर पहले से अधिक जोर दिया जा रहा है। हर जगह, हर देश में जो दक्षिणपंथी गुट हैं या अन्य इस्लाम विरोधी ताकतें हैं, वे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए मार्गदर्शन देते हुए आपने फरमाया कि मुसलमान अपनी गलतियों से तौबा करें, अल्लाह की ओर रुजू करें और स्वयं इस्लाम को समझें और इसकी वास्तविकता से अवगत हों तथा दूसरों को भी अवगत कराएं, ताकि ये विपत्ति जो इस समय मुसलमानों पर आई हुई है वो दूर हो। यदि उन्होंने मज़हब के लिए इसका प्रचार नहीं किया, यदि उन्होंने अल्लाह के आदेशों के तहत इस महान शिक्षा को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया, तो अब कम से कम अपनी ज़िंदगी की रक्षा के लिए ही कुछ प्रयास करें, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी और इस्लाम की तबलीग दोनों परस्पर अनिवार्य हो चुके हैं। इसीलिए यही उसूल आज भी मुसलमानों को अपनाने की आवश्यकता है, नहीं तो इस्लाम विरोधी दुनिया मुस्लिम देशों के चारों ओर घेरा तंग करती चली जाएगी और कर रही है। फिर इस एक अवसर आया जब अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टियों का सम्मेलन हुआ। इस पर आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम पर एक नज़र शीर्षक से हिदायतें दी। ये पर्चा आपने 13 जुलाई 1925 ईस्वी को लिखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बैठक में पेश करने के लिए तैयार किया। सम्मेलन के आयोजकों की इच्छा थी कि जमात अहमदिया के इमाम स्वयं इसमें भाग लेकर अपने विचार व्यक्त करें। हज़रत मुस्लिम माऊद ने फरमाया कि मैं स्वयं इसमें शामिल होने से असमर्थ हूँ, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर्चे में सबसे पहले आपने इस्लाम की धार्मिक और राजनीतिक परिभाषाएं स्पष्ट की। आपने फरमाया कि इस्लाम की एक धार्मिक परिभाषा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से परिभाषित कर सकता है। दूसरी इस्लाम की राजनीतिक परिभाषा है, और राजनीतिक दृष्टि से कौन मुस्लिम है इसका उत्तर केवल हिंदू, ईसाई और सिख ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ मुसलमानों का राजनीतिक संबंध बढ़ता है। यदि कोई समूह स्वयं को मुस्लिम मानता है लेकिन अन्य संप्रदाय उसे गैर मुस्लिम समझते हैं, तब भी राजनीति में हिंदू और सिख जब उनसे संबंध रखेंगे तो उन्हें एक ही समुदाय के रूप में लेंगे। इसीलिए राजनीतिक रूप से उनके हित एक समान हैं। यदि मुसलमानों ने इस बात को न समझा तो अन्य उन्हें एक एक करके समाप्त कर देंगे, और जब उन्हें होश आएगा तब होश में आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए आपने सभी मुस्लिम समुदायों के समक्ष ये सुनहरा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राजनीतिक मामलों में मुसलमानों को पूर्ण एकता और सहमति दिखानी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी समुदाय को अलग कर देंगे
तो ये संभव नहीं होगा कि वो अन्य समुदायों की ओर ना झुके। इसके बाद आपने इस्लाम की उन्नति और इसके राजनीतिक स्थायित्व के लिए कुछ सुझाव दिए और फरमाया कि इस्लाम की मजबूती के लिए ये आवश्यक है कि पूरे भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए एक संगठित प्रणाली स्थापित की जाए, विभिन्न तबलीगी संस्थाओं के बीच एकजुटता का मार्ग निकाला जाए, क्योंकि इस्लाम का जीवन प्रचार पर ही निर्भर करता है और इसके लिए एक व्यवस्थित प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। अब तो ये कार्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक हो गया है। इसके अलावा मुसलमानों की औद्योगिक और शैक्षिक उन्नति के लिए संगठित विभाग स्थापित किए जाएं, हर विभाग का एक लक्ष्य हो और वर्ष के अंत में ये बताया जाए कि उस लक्ष्य को कितनी हद तक पूरा कर लिया गया है। अब ये कार्य केवल इस्लाम का नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सरकारों का दायित्व बन चुका है। इसी तरह तत्काल एक ऐसी समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो इस बात का अध्ययन करे कि मुसलमानों को अन्य समुदायों के प्रभाव से कैसे मुक्त कराया जाए और किन किन क्षेत्रों में मुस्लिम विशेषज्ञों की कमी है। फिर वो समिति इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार आपने मुस्लिम बैंक की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया और फरमाया कि यदि ब्याज रहित व्यवस्था संभव हो, जो कि हो सकती है, तो हमारी जमात भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। आपने बैतुल माल और मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना का भी सुझाव दिया। इसके अलावा आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य मुस्लिम विवादों के समाधान के लिए अदालतों में जाने के बजाय पंचायती व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपने फरमाया कि जहां गैर मुस्लिम सरकारें हैं, वहां शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, सहिष्णुता के साथ दूसरों को उनके विश्वास के अनुसार कार्य करने दिया जाए और स्वयं अपने विश्वास के अनुसार काम किया जाए। व्यापार और उद्योग के संबंध में आपने फरमाया कि व्यापार ऐसा क्षेत्र है जिससे मुसलमानों ने सबसे अधिक लापरवाही बरती है और वे व्यापारिक दृष्टि से हिंदुओं के गुलाम बनकर रह गए हैं और आज भी मुसलमान बड़े बड़े वैश्विक व्यापारियों के अधीन दिखाई देते हैं, चाहे वे यहूदी हों, ईसाई हों या अन्य धर्मों के लोग। इसलिए मुस्लिम सरकारों को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार और उद्योग में भी मुसलमानों की प्रगति के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। अंत में हज़रत मुस्लिम माऊद ने मुसलमानों के आपसी विवादों को समाप्त करके एकता और सामंजस्य की आवश्यकता पर जोर दिया और फरमाया कि मैं अपने लेख को समाप्त करने से पहले एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम ये बात नहीं समझ पाए कि गैर मुस्लिम हमें एक ही समुदाय के रूप में देखते हैं और एक का नुकसान दूसरे का नुकसान है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हमें धार्मिक फतवों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वे इसके दायरे से बाहर हैं। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए उन लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते जिन्हें आप मुस्लिम नहीं समझते। यदि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के मुकाबले यहूदियों से समझौता किया था, तो कोई कारण नहीं कि मुसलमान कहे जाने वाले संप्रदाय इस्लाम की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक साथ काम न कर सकें। यदि हम इस अवसर पर एकता स्थापित नहीं कर सके, तो निश्चित रूप से ये सिद्ध होगा कि हमारा विरोध इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए है। अल्लाह हमें इस दुर्भाग्य से बचाए। पाकिस्तान और कुछ अन्य मुस्लिम देशों में आम तौर पर यही स्थिति है, खासकर अहमदियों के लिए ये सोच कि वे काफिर हैं। वैसे तो हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को भी काफिर कहता है और गैर मुस्लिम दुनिया में इस कारण से एक गलत छवि बन रही है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए इस बिंदु को आज भी मुस्लिम सरकारों और मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। भारत के हालात को देखते हुए उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की स्वतंत्रता की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसे हर 10 साल बाद ये आकलन करना था कि लोगों को किस हद तक ये अधिकार दिया जा सकता है कि वे एक अलग सरकार स्थापित करें। इस आयोग के पहले अध्यक्ष एक अंग्रेज बैरिस्टर थे जिनका नाम सर जॉन साइमन था। इस आयोग और इसके फैसलों पर विभिन्न समयों में बहस होती रही और हज़रत मुस्लिम माऊद ने विभिन्न अवसरों पर मार्गदर्शन प्रदान किया और मुसलमानों को दिशा दी। इसी सिलसिले में एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका जिक्र हमारे ऐतिहासिक संदर्भों में हज़रत मुस्लिम माऊद के हवाले से मिलता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट भारतीय जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजन करने की घोषणा की ताकि ब्रिटेन और भारत के प्रतिनिधि एकजुट होकर भारत के राजनीतिक विकास पर विचार कर सकें। इस अवसर पर हज़रत मुस्लिम माऊद ने मुसलमानों के लिए तुरंत एक लेख लिखा और उन्हें नसीहत दी कि वे आपसी मतभेद और झगड़े को छोड़कर राष्ट्रीय हित के लिए एकता और सहयोग से काम करें। केवल इसी तरीके से वे विरोधी शक्तियों का मुकाबला करके अपने अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि सम्मेलन में ऐसे प्रतिनिधि भेजे जाएं जो सही मायने में समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें
इसके अलावा सरकार को भी सुझाव दिया कि वो राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करके प्रतिनिधियों का चयन करे ताकि सम्मेलन के फैसलों को जनता खुले दिल से स्वीकार कर सके। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये समय ऑल मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए सक्रिय होने का है। केवल ये प्रकाशित कर देना कि मुसलमानों की मांगें क्या हैं पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसे लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए जिन्होंने इन मांगों को नज़रअंदाज कर दिया तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ये समय है कि एक तरफ सरकार को गलत चयन के परिणामों से अवगत कराया जाए और दूसरी तरफ जनता को इसके खतरों के बारे में बताया जाए, और जब तक मुसलमानों की सही प्रतिनिधित्व व्यवस्था तय नहीं हो जाती तब तक आराम न किया जाए। इन सलाहों को उस समय के हालात के अनुसार गंभीरता से लिया गया। इसके बाद हज़रत मुस्लिम माऊद ने भारत की उस समय की राजनीति स्थिति के समाधान पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने तत्कालीन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ समय बाद इसका भी उल्लेख किया गया। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि भारत की राजनीतिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर आगामी नीतियां तय की जा सकें। क्योंकि साइमन कमीशन ने मुसलमानों के अधिकारों को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा था, इसलिए हज़रत मुस्लिम माऊद को इस पर चिंता थी और वे चाहते थे कि आगे मुसलमानों के अधिकारों को नज़रअंदाज न किया जाए। उन्होंने उचित समझा कि इस अवसर पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर टिप्पणी करके उसकी खामियों को उजागर किया जाए और भारत की समस्याओं का ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जाए जिससे सभी समुदाय भविष्य में शांति और सौहार्द के साथ रह सकें। अतः आप फरमाते हैं, मैं समझता हूँ कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मुझे राष्ट्रीय राजनीति से उतना संबंध नहीं है जितना उन लोगों को है जो दिन रात इन्हीं मामलों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शांति और सद्भावना स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी अधिक है। साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि राजनीति हलचल से दूर रहने के कारण मैं कुछ मामलों की गहराई को उन लोगों की तुलना में अधिक आसानी से समझ सकता हूँ जो इस संघर्ष में किसी न किसी पक्ष के साथ शामिल हैं। इसलिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा के कारण लोगों का ध्यान भारत की समस्या के समाधान की ओर केंद्रित है तो मैं इसे उपयुक्त समझता हूँ कि अपने विचार दोनों देशों के निष्पक्ष लोगों के सामने रखूं। हज़रत मुस्लिम माऊद ने अपनी टिप्पणी में मुसलमानों के अधिकारों और मांगों पर गहन चर्चा की और उनकी तार्किकता को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने भारत की राजनीतिक समस्याओं का एक संतोषजनक और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। इस व्यापक टिप्पणी को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए तत्काल भेजा गया ताकि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि इसे पढ़कर लाभ उठा सकें। मुस्लिम प्रतिनिधियों को इससे विशेष रूप से लाभ हुआ। इस बार उन्होंने पहली बार एकमत होकर अपने अधिकारों की मांग सफलतापूर्वक सम्मेलन में प्रस्तुत की जिसका इंग्लैंड के प्रभावशाली व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे भारत में मुसलमानों की विशिष्ट पहचान को स्वीकार करने और उनकी मांगों की तार्किकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। हजूर की ये किताब हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह बहुत लोकप्रिय हुई और इसे बड़ी रुचि और ध्यान से पढ़ा गया। कई विचारशील राजनेताओं और पत्रकारों ने शानदार शब्दों में हुजूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। तारीख़ अहमदियत में कई घटनाएं दर्ज हैं। ये समीक्षा, जैसा कि मैंने कहा, दोनों क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हुई और बड़े ध्यान से पढ़ी गई। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। लॉर्ड मेस्टन, पूर्व गवर्नर यूपी, कहते हैं, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इमाम जमात अहमदिया की अत्यंत रोचक रचना भेजी। इससे पहले भी मैंने उनकी कुछ रचनाएं रुचि के साथ पढ़ी हैं। मुझे आशा है कि इस पुस्तक को पढ़ना मेरे लिए प्रसन्नता और लाभदायक होगा। लेफ्टिनेंट कमांडर केनवर्दी, संसद सदस्य हैं, कहते हैं, पुस्तक हिंदुस्तान के राजनीतिक समस्याओं का हल भेजने के लिए आपका बहुत आभार। मैंने इसे बहुत रुचि के साथ पढ़ा है। सर मैल्कम हैली, गवर्नर यूपी और पूर्व गवर्नर पंजाब, लिखते हैं इमाम मस्जिद लंदन को, इस पुस्तक के लिए जो आपने इमाम जमात अहमदिया की ओर से मेरे नाम भेजी है, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं जमात अहमदिया के हालात से भली भांति परिचित हूँ, समझता तथा सराहता हूँ, जिससे वो हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक मेरे लिए उपयोगी होगी और मैं इसे बहुत रुचि के साथ पढ़ूंगा। सर हॉर्न ओ मिलर कहते हैं, इस छोटी सी पुस्तक को भेजने के लिए, जिसमें हिंदुस्तान की समस्या के समाधान हेतु इमाम जमात अहमदिया के प्रस्ताव शामिल हैं, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। साइमन कमीशन की सिफारिशों पर यही एक विस्तृत आलोचना है जो मेरी दृष्टि से गुजरी है। मैं इन विवरणों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा जिन पर मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस निष्ठा, तार्किकता
और स्पष्टता की सराहना करता हूँ जिससे जिससे कि हिज होलीनेस इमाम जमात अहमदिया ने अपनी जमात के विचारों को प्रस्तुत किया है। मैं हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की उच्च विचारधारा से अत्यंत प्रभावी हूँ। ऑनरेबल पीटरसन CSI कहते हैं, पुस्तक हिंदुस्तान की ये राजनीतिक समस्याओं का हल भेजने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी तक इसे समाप्त करने का अवसर नहीं मिला है। आशा है कि कुछ दिनों में समाप्त कर लूँगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे ये अवश्य स्पष्ट होता है कि ये रचना वर्तमान जटिल समस्या को समझाने के लिए एक अत्यंत रुचिकर और मूल्यवान प्रयास है। इस पुस्तक में मुसलमानों का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब अलीगढ़ से लिखते हैं, मैंने आपकी पुस्तक अत्यंत रुचि के साथ पढ़ी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे यूरोप में अधिक से अधिक प्रकाशित करें। हर एक संसद सदस्य को इसकी एक प्रति अवश्य भेजी जाए और इंग्लैंड के हर समाचार पत्र के संपादक को भी इसकी एक प्रति प्रेषित की जाए। इस पुस्तक की हिंदुस्तान की तुलना में इंग्लैंड में अधिक प्रचार की आवश्यकता है। आपने इस्लाम की एक महत्वपूर्ण सेवा अदा की है। सेठ हाजी अब्दुल्ला हारून साहब MLA कराची कहते हैं, मेरी राय में राजनीति के विषय पर जितनी भी पुस्तकें हिंदुस्तान में लिखी गई हैं, उनमें हिंदुस्तान की राजनीतिक समस्याओं का हल सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, इस समीक्षा के कुछ अंशों का मैंने अध्ययन किया है। ये अत्यंत उत्तम और व्यापक हैं। अखबार इनकलाब लाहौर लिखता है, जनाब मिर्ज़ा साहब ने इस समीक्षा के माध्यम से मुसलमानों की बहुत बड़ी सेवा अदा की है। ये कार्य बड़ी बड़ी इस्लामी संस्थाओं का था जिसे मिर्ज़ा साहब ने संपन्न किया। अखबार सियासत लाहौर लिखता है, धार्मिक मतभेदों को छोड़कर यदि देखा जाए तो जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने लेखन और साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य किया है वो अपने प्रभाव और उपयोगिता की दृष्टि से हर प्रकार की प्रशंसा के योग्य है। राजनीति में अपनी जमात को आम मुसलमानों के साथ समांतर रूप से चलाने में आपने जिस नीति और कार्य पद्धति का आरंभ किया और उसे अपनी नेतृत्व क्षमता द्वारा सफल बनाया, वो हर विपक्ष विचारक और सत्यनिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा का पात्र है। आपकी राजनीतिक सूझबूझ का एक युग कायल है और नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करने, साइमन कमीशन के सामने मुसलमानों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने, वर्तमान मुद्दों पर इस्लामी दृष्टिकोण से तर्कसंगत चर्चा करने और मुसलमानों के अधिकारों के समर्थन से भरपूर पुस्तकों के प्रकाशन के रूप में आपने एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। चर्चा में रही ये पुस्तक साइमन रिपोर्ट पर आपकी आलोचना है, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, जिससे आपकी व्यापक जानकारी का अंदाजा होता है। आपकी लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है और आपकी भाषा अत्यंत शुद्ध और प्रवाहमयी है। ये कुछ टिप्पणियां थीं। इसके अतिरिक्त हुजूर ने विश्व शांति और मानवता के लिए इस्लाम के समाधान के विषय पर भी एक विस्तृत व्याख्यान दिया। ये भाषण 9 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शाम 5:30 बजे आर्ट पार्क रोड, दिल्ली के विशाल प्रांगण में दिया गया। इस व्याख्यान को सुनने के लिए कई सौ गैर अहमदी और गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। उन्होंने बहुत रुचि और शांति के साथ इसे सुना। 15 अप्रैल 1961 ईस्वी को अल-फजल में यह प्रकाशित भी हुई। इस विषय पर अखबार तेज दिल्ली ने अपनी 14 अक्टूबर 1946 की प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा, अहमदियों के इमाम हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने अपने भाषणों में बताया कि शांति और सौहार्द का प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानवता, क्योंकि इसका मानव स्वभाव से गहरा संबंध है। यदि हमें शांति स्थापित करनी है तो हमें शत्रुता और द्वेष की भावना को समाप्त करना होगा। ये समस्या राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक है। यदि हम खुदा की खुदाई को पहचान लें और लालच और स्वार्थ को त्याग दें तो हमारे भीतर द्वेष और लोभ के स्थान पर भाईचारे और प्रेम की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सीखें और अपने भीतर सहनशीलता विकसित करें। जिस प्रकार धार्मिक मामलों में सहिष्णुता आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार सांसारिक मामलों में भी इसकी आवश्यकता है। हमें जातीय और नस्लीय संघर्षों को समाप्त करके एक वैश्विक भ्रातृभाव की भावना को विकसित करना चाहिए। ये था संक्षिप्त परिचय हुजूर के इस महान लेख और उनके दृष्टिकोण का। आपने एक लेख लिखा था जिसमें इस आपत्ति का जवाब दिया गया था कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम मज़लूम कौमों की मदद करें, चाहे वे हमें तकलीफ़ दें या हमें नुकसान पहुँचाएँ। ये दिल्ली के एक अखबार में छपे बयान पर की गई टिप्पणी थी। अखबार ने अंग्रेज़ी में लिखा था कि अहमदी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरे मुसलमानों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अखबार ने अहमदियों को उकसाने की कोशिश की और कहा कि अहमदी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मुसलमान उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। फिर ये लिखा गया कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तब मुसलमान उनके साथ वही सलूक करेंगे जो काबुल में हुआ था
और उस समय अहमदी कहेंगे कि हमें हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाए। 16 मई 1947 ईस्वी को हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मगरिब की नमाज के बाद इस पर टिप्पणी करते हुए फरमाया कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम मज़लूम कौम की मदद करें, चाहे वह हमें तकलीफ़ दे या हमें नुकसान पहुँचाए। इसके अलावा आपने फरमाया कि अगर हमारा दुश्मन हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी भी करे, तब भी हम इंसाफ से काम लेंगे। इस बयान को कादियान में किताब की शक्ल में भी प्रकाशित किया गया। आज भी कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पाकिस्तान में शामिल होने का समर्थन क्यों किया था। तो ये बयान उसी का जवाब है। उस वक्त मुसलमानों को मदद की ज़रूरत थी और जमात हमेशा मुसलमानों के लिए आगे रही है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अहमदियों पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन आपने फरमाया कि चाहे कुछ भी हो, मुसलमानों को मदद की ज़रूरत थी और अहमदियों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुसलमानों का साथ दें। पाकिस्तान के भविष्य के बारे में आपने एक भाषण दिया, जिसमें आपने बताया कि पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भाषण लाहौर में हुआ, जहाँ बड़े-बड़े बुद्धिजीवी और विद्वान शामिल हुए और उन्होंने इस भाषण की सराहना की। आपने 5 भाषण मैनार्ड हॉल लाहौर में और छठा भाषण लाहौर यूनिवर्सिटी में दिया। ये विशेष भाषण 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को मैनार्ड हॉल लाहौर में दिया गया था। वक्त की कमी की वजह से इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं आ सके, इसलिए आपने इस विषय को विस्तार से बयान करने के लिए इसे अल फजल में प्रकाशित करवाया, जो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को लाहौर से प्रकाशित हुआ। इस भाषण में आपने पाकिस्तान को खेती, पशुपालन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के जरिए तरक्की देने के सुनहरे नियम बताए और कई उपयोगी सुझाव दिए। इस भाषण ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। आपने इस्लामी संविधान और उसके मूल सिद्धांतों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। जब आपने कादियान से लाहौर हिजरत की, तब पाकिस्तान के भविष्य के संबंध में कई महत्वपूर्ण भाषण दिए और ये उनमें से आखिरी था। इस्लामी संविधान या बुनियादी इस्लामी कानून के विषय पर यह भाषण 18 फरवरी 1948 ईस्वी को एक पंफलेट के रूप में प्रकाशित किया गया और आज भी अनवारुल उलूम की 19वीं जिल्द में मौजूद है। इस भाषण में आपने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान में किस प्रकार का संविधान लागू होना चाहिए। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान के संविधान में मुसलमानों की बहुमत वाली सरकार ये कानून बना दे कि पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए सिर्फ कुरान और सुन्नत के अनुसार कानून बनाए जाएंगे और इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, तो भले ही शासन पूर्णतः इस्लामी ना हो, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका इस्लामी हो जाएगा और मुसलमानों के लिए उसके कानून भी इस्लामी हो जाएंगे। यही इस्लाम का वास्तविक संदेश है। इस्लाम ये हरगिज़ नहीं कहता कि हिंदू, ईसाई या यहूदी को इस्लामी नियमों का पालन करने पर मजबूर किया जाए, बल्कि इस्लाम हर धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी संविधान और कानून है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत और सुझाव हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था। आज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी संविधान और कानून है, लेकिन असल में इसकी शुरुआत और सुझाव हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही दिया था। लेकिन आज इस्लाम के नाम पर जुल्म किया जा रहा है, जबकि आपने इस्लामी शिक्षा के अनुसार संविधान बनाने की तरफ ध्यान दिलाया था। अगर अहमदी इतने ही इस्लाम के खिलाफ होते जितना कि आज के मौलवी कहते हैं, तो फिर आपने इस्लामी संविधान के बारे में क्यों सलाह दी थी। बहरहाल, आजकल तो देश को नाम निहाद मौलवी अपने फ़ायदे के लिए गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसा रहनुमा पैदा करे जो इनकी गलत साजिशों से देश को बचाए और उसे तरक्की की राह पर ले जाए। फिर एक लेख में यह बयान किया गया कि पाकिस्तान इस्लामी इमारत की एक ईंट है जिसे हमें पूरी दुनिया में कायम करना है। ये भाषण अपने टाउन हॉल क्वेटा में दिया गया। हज़रत मुस्लिम मऊद ने पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर में 6 महत्वपूर्ण भाषण दिए और फिर पश्चिमी पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों का दौरा किया। जून 1948 में आपने क्वेटा में बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सार्वजनिक भाषण दिए। इन भाषणों में आपने पाकिस्तान के सामने आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और लोगों को उनकी राष्ट्रीय और धार्मिक जिम्मेदारियों की याद दिलाई। 4 जुलाई 1948 को टाउन हॉल क्वेटा में आपने पाकिस्तान और उसका भविष्य विषय पर भाषण दिया, जिससे 1952 में अल फजल में प्रकाशित किया गया। इस भाषण ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। 11 नवंबर 1949 को जमात अहमदिया सरगोदा ने कंपनी बाग में एक सार्वजनिक जलसा आयोजित किया। उस समय जलसे आयोजित किए जा सकते थे, जबकि आज हम अपने प्रशिक्षण जलसे भी नहीं कर सकते। ये जलसा इस मायने में ख़ास था कि इसमें पहली बार हज़रत मुस्लिम मऊद ने सरगोदा और इसके आसपास के हज़ारों अहमदी और गैर अहमदी लोगों को बहुमूल्य नसीहतें और हिदायतें दी। आपने पाकिस्तान की रक्षा और सुरक्षा का महत्व समझाते हुए कहा कि हमने खुद अल्लाह से ये देश मांगा था, इसलिए इसे सही तरीके से कायम रखना और इसे तरक्की देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने फ़र्ज़ को नहीं समझेंगे
तो हम इस दुनिया में भी शर्मिंदा होंगे और आखिरत में भी। अल्लाह हमें यह कहेगा कि हमने तुमसे तुम्हारी मांग पर ही मुल्क दिया था, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। आजकल यही मौलवी इसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ईमानदारी से टैक्स अदा करने की नसीहत दी और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय अखबारों में ये चर्चा थी कि पाकिस्तान सरकार इस्लामी हुकूमत लागू करने के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। इस पर आपने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया और कहा कि सिर्फ नारे लगाने से कोई देश तरक्की नहीं करता। अगर इस समय सभी लोग नारा तकबीर बुलंद करने लगें, अगर सभी लोग ये कहने लगें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो इससे हिंदुस्तान की एक चूहिया भी नहीं मरेगी। सिर्फ नारों से तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन सिर्फ नारों से तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर सभी लोग उन बातों पर अमल करने लगें जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, अगर व्यापारी टैक्स देने लगें, आम लोग बिना टिकट के रेल यात्रा ना करें, नौजवान बेहुदा बातों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय शिक्षा में तरक्की करें, और जो मजबूत नौजवान हैं वे फौज में भर्ती हों, अफसर रिश्वतखोरी की आदत छोड़ दें और सभी काम ईमानदारी और मेहनत से करें, तो पाकिस्तान व्यावहारिक रूप से मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन आजकल तो इसका उल्टा हो रहा है। फिर आप फरमाते हैं कि अगर आप एक बार भी पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहें तो भी नतीजा यही निकलेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, चाहे नारा लगाओ या ना लगाओ। पाकिस्तान के जिंदाबाद होने का असली सबूत उसके अच्छे और मजबूत कार्यों से मिलेगा। हज़रत मुस्लिम माऊद ने सैन्य विषयों पर भी अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। उनमें से एक लेख रूस और उस समय के युद्ध की स्थिति पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के पोलैंड में प्रवेश पर टिप्पणी करता है। ये लेख 21 सितंबर 1939 को रोजनामा अल फजल में प्रकाशित हुआ था। हज़रत मुस्लिम माऊद ने इस लेख में रूस के पोलैंड में प्रवेश के कारणों और उद्देश्यों का विश्लेषण करते हुए फरमाया कि रूस पोलैंड को विभाजित करना चाहता है और उसकी नीयत सही नहीं लगती। उसने जर्मनी के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी और अपनी सेनाएं पोलैंड भेजने के लिए इस कारण अड़ा हुआ था ताकि जर्मनी को पोलैंड पर कब्जा करने में सुविधा हो और बिना अधिक रक्तपात के पोलैंड की सरकार समाप्त हो जाए। यदि ये योजना सफल न होती तो इस संधि के तहत जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता, और यदि अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप न करते तो जर्मनी पोलैंड को कुचल देता और बाद में रूस और जर्मनी इसे आपस में बांट लेते। इसके अलावा इस लेख में हजरत मुस्लिम माऊद ने युद्ध के बाद की स्थिति पर भी प्रकाश डाला और अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से मित्र राष्ट्रों को उपयोगी सुझाव दिए, जो बाद में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। इन्हीं रणनीतियों के कारण अंततः पोलैंड की रक्षा संभव हो सकी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी हजरत मुस्लिम माऊद की गहरी नज़र थी और इस संदर्भ में आपके अन्य लेख भी उपलब्ध हैं। धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी बौद्धिक उपलब्धियां असंख्य हैं। तफसीर कबीर विशेष रूप से असाधारण महत्व रखती है। पहले ये 10 खंडों में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसमें और अधिक सामग्री जोड़कर इसे 15 खंडों में पूरा किया गया। इसमें हजरत मुस्लिम माऊद के निजी नोट्स को शामिल किया गया है और विषयों को और भी विस्तार से बताया गया है। फिर कुछ और सूरतों की तफसीर के भी कुछ नोट्स मिले हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। संभव है कि जब इन्हें प्रकाशित किया जाए तो इसकी भी 30 जिल्दें बन जाएं, क्योंकि ये लगभग 30,000 पृष्ठों पर आधारित है। अतः अल्लाह ताला ने हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से की गई भविष्यवाणी को हर पहलू से हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद में पूरा होते दिखाया। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान और विद्वता से भरे साहित्य का अध्ययन करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज के हालात पर भी लागू होती हैं और जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر